बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दफ्तर के बाहर एक उधेड़ उम्र बारीक शख्स स्टूल पर बरजमान था। उसकी सवालिया नज़रों को देखकर मैंने कहा, डॉक्टर साहबा ने मुझे बुलाया था। जी, वो आपका ही इंतज़ार कर रही हैं। उसने उठकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं इसे शुक्रिया कहते हुए अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर शहला काफ़ी बेचैनी से मेरी मुंतज़िर थी। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी, आइए बैठिए। उसने कुर्सी की जानिब इशारा किया। फरमाइए। मैंने कुर्सी संभाल ली। उमर जान साहब, सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगी कि मुझसे एक नहायत गैर अखलाकी हरकत सरजद हुई है, और वो है छुपकर आप दोनों की बातें सुनने की। और इस हरकत की वजह आप दोनों की पुरसरार खामोशी थी। अब्बू जान का नाम सुनते ही आपको चुप सी लग गई थी, और इस बात ने मुझे अचंभे में डाल दिया, और मेरी ये हैरत आप दोनों की गुफ्तगू सुनकर रफा हो गई है। आपको शायद मेरी इस बद तहजीबी पर खफगी हुई हो, जिसके लिए मैं पेशगी माजरत कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि मेरे एक नाकर्दा जुर्म को आपने वसी ज़रफ़ी से माफ़ कर दिया, वरना जिस शख्स के भरे घर को आग लगा दी जाए वो इंसाफ और नाइंसाफ़ी और हक़ को नाहक नहीं देखता, पूरी दुनिया से इंतकाम लेने का ख्वाह होता है। और मैं तो हकीकतन आपके कहने के मुताबिक इस वाक़े से लाइलम हूँ। वो एक लम्हा सांस लेने के लिए रुकी और फिर गोया हुई। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका अकबर से बदला लेने का, जिसको भाई कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है, तो इस काम में कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप मुझे अपने शाना बशाना पाएंगे, क्योंकि अब वो मेरी नज़र में वो भाई नहीं बल्कि मेरे छोटे मामू और मेरे भाई का कातिल है। ज़मीनों जायदाद के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है कि वो अपने खूनी रिश्तों को भी भुला बैठा है। शायद इस लालच में वो मुझे और मेरी अम्मी जान को भी मारने से दरेग ना करे। फ़िलहाल तो आप दोनों को उससे कोई ख़तरा लाहक नहीं, क्योंकि वो अपनी तमाम ज़मीन और जायदाद कालीवाल के मलक मीर नियाज़ खान के हाथ बेचकर किसी नामालूम जगह रूपोश हो गया है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो आप दोनों का हिस्सा भी मीर नियाज़ खान के हाथ फ़रोख्त कर गया है। इतने वसूख से आप ये बात कैसे कह सकते हैं? उसने पूछा। गुज़श्ता शब इसे टिकाने लगाने के लिए हम आपकी हवेली में घुसे थे, मगर उसके बजाय हमारा टकराव मीर नियाज़ खान के आदमियों से हो गया। उन्हीं की ज़ुबानी हमें पता चला है कि अकबर परसों से रपोश हो चुका है और आपकी हवेली और ज़मीनें अब मीर नियाज़ खान के तसर्रुफ़ में हैं। मगर वो हमारा हिस्सा कैसे फ़रोख्त कर सकता है? ये मेरा अंदाज़ा है। मैंने अपनी बात की वजाहत की। हो सकता है मामला इसके बरक्स हो, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अगर ऐसा हो चुका है तो मलक मीर नियाज़ खान से अपनी ज़मीनें वापस लेने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा है तो मैं कल ही बड़े मामू को भेजती हूँ कि वो रहमान खेल जाकर हालात का जायज़ा ले आएँ। अगर ऐसी बात हुई जिस तरह आपने कहा है तो फिर लाजमन हमें कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। इससे पहले भी मामू जान अकबर के ख़िलाफ़ आज़म भाई और छोटे मामू के कत्ल का मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। एक मुकदमा और सही। ओके, फिर मुझे इजाज़त दें। मैं उठते हुए बोला। ओहो, उसने माथे पर हाथ मारा। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, आपसे चाय पानी का तो पूछ ही नहीं सकी। कोई बात नहीं डॉक्टर साहबा, बाद में किसी वक्त सही। नहीं, आप बैठें। उसने चपड़ासी को अंदर बुलाने के लिए बेल बजाई। उसके इसरार को देखते हुए मैं बादल ना ख्वास्ता बैठ गया। जी बीबी जी, बारेश चपड़ासी ने अंदर दाखिल होकर पूछा। अब्दुल चाचा, 2 कप कॉफ़ी तो ले आओ। क्यों, काफ़ी ठीक है ना? वो चपड़ासी से कहकर मुझे मुखातब हुई और मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। जवाबन वो भी बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। वैसे मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। मैंने कब आपको बेवकूफ़ समझा है? मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। आपके अंदाज से यही जाहिर हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेवकूफ़ आदमी डॉक्टर कैसे बन सकता है? मैंने उसकी बात की तरदीद की, और इसके बाद काफ़ी आने तक हम इसी तरह की हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। काफ़ी पीकर मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अभी इजाज़त दो, इंशाअल्लाह ताला कल गपशप करेंगे। मैंने जाने की इजाज़त चाही और उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा, मगर इससे पहले कि मैं बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता उसने आवाज़ दी। उमर जान साहब। जी। मैं पीछे मुड़ा। वो नीचे देखते हुए बोली, अपने दोस्त अमजद से कह दीजिएगा, वो जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा है, वो तबस्सुम वो तकल्लुम मेरी आदत नहीं है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग लहराने लगे। ये अगर आप उसे खुद कह देती। मैं शरारती लहजे में बोला। आप कह दीजिएगा ना मेरी जानिब से। वो मुल्तजी लहजे में बोली। ठीक है भाभी, कहता हुआ मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मुझे पता था
कि मेरी बात सुनकर उसने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया होगा। मैं खुशी से शर्शार अमजद के कमरे की जानिब चल दिया। वो तकिए पर सर रखे गहरी सोचों में गर्क नजर आया। माजे साहब, आप जिंदा हैं या रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई है? उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर मैंने पूछा। इतनी जल्दी तेरी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती बालक, वो बरजस्ता बोला। अगर यूं है तो जल्दी से मिठाई का बंदोबस्त करो। क्यों? वो हैरानी से बोला। बच्चा हुआ है मेरा कि मिठाई का बंदोबस्त करूं? बेवकूफ़, मैं तेरी होने वाली दुल्हन का पैगाम लाया हूं। नामा बरों के लिए आशिक क्या कुछ नहीं करते, और तू मिठाई खिलाने में हिलो हुज्जत कर रहा है। कक कौन दुल्हन और कैसा पैगाम? वो हकलाया। अच्छा, अब वो कौन सी हो गई, जबकि थोड़ी देर पहले पसंदीदा कुड़ी थी। मजाक मत उड़ाओ यार, कहाँ डॉक्टर शहला और कहाँ गरीब अमजद। बहरहाल मेरा काम था उसका पैगाम पहुंचाना, और उसने कहला भेजा है कि ज़रा सा ध्यान रख लेना, मेरी पहली मोहब्बत है। वफा का मान रख लेना, मेरी पहली मोहब्बत है। यार सही सही बताओ, तुम्हारे दरमियान क्या बात हुई है? वो संजीदा होते हुए बोला, और मैंने सारी गुफ्तगू उसके सामने दोहरा दी। मेरी इख्तितामी बातों से उसके चेहरे पर 1000 वॉल्ट के बल्ब से भी ज़्यादा रोशनी फैल गई। सचमुच यही बातें हुई हैं ना? वो ख्वाबनाक लहजे में बोला। हाँ, सच सच यही बातें हुई हैं मेरे बाप, मैं चीख कर बोला। अब किसी दूसरे मौजू पर बको, तेरी सुई तो बस डॉक्टर ही पर अटक गई है। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी कि मेरी झिड़की सुनकर उस पर कोई असर पड़ेगा। वो इसी सुर और इसी लय में शुरू रहा, यहाँ तक कि तंग आकर मैं ही वहाँ से भाग गया। अगले 2 हफ्ते मैंने शहर ही में गुजारे। दिन को मैं ज़्यादातर अमजद के पास रहता, जबकि रात चचा के पास गुजारता। इसी दौरान मेरी डॉक्टर शहला के मामू से मुलाकात भी हुई। वो अच्छे खासे हंसमुख और खुश इखलाक इंसान थे। इसके अलावा अमजद के वालिद साहब को भी मैंने एक माकूल रकम बजरिया मनी आर्डर भिजवा दी थी, क्योंकि अमजद वापस नौकरी पर जाने से बिल्कुल इनकारी हो गया था। वो सारा दिन बेड पर पड़े डॉक्टर शहला से राजो न्याज में मसरूफ़ रहता। शहला उसका इलाज बड़ी मोहब्बत और चाहत से कर रही थी। उसका मामू तो ज़्यादातर ज़मीनों के सिलसिले में मसरूफ़ रहता। कालीवाल का मलक मीर नियाज खान गैर मुतवक्का तौर पर उनकी ज़मीनें वापस करने के लिए तैयार हो गया था, और शहला का मामू चौधरी अनवर अली की जायदाद में शहला और उसकी माँ का हिस्सा अलहदा करवाने में मशगूल रहता। बाकी जायदाद तो यूं भी मीर नियाज खान ने खरीद ली थी। 2 हफ्तों के बाद मैं और अमजद वापस गाँव पहुँचे। अमजद का जख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो गया था। गो डॉक्टर शहला तो अभी उसे डिस्चार्ज करने के हक में नहीं थी, मगर अमजद के इस वादे पर कि वो हर इसे दूसरे दिन मिलने के लिए आता रहेगा, वो इसे डिस्चार्ज करने पर राज़ी हो गई थी। उसका मामू भी इन दोनों की मोहब्बत के हाल से वाकिफ़ था, मगर जानबूझकर अनजान बना रहता था। गाँव वापस पहुँचते ही मैंने सबसे पहले तो एक जानने वाले को फसलों की कटाई का ठेका दे दिया, क्योंकि गंदम और चने की फसलें पककर तैयार हो गई थीं और उनकी कटाई शुरू थी। जानू यार, घर की असर नौ तमीर कब शुरू करवानी है? हम दोनों असलम भाई की बैठक में बैठे अपने अपने ख्यालात में गुम थे कि अचानक अमजद ने पूछा। अभी नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। पहले चौधरी अकबर के सिलसिले को किसी एक साइड पर होने दो। तो फिर क्या ख्याल है, मीर नियाज खान से 2-2 हाथ हो जाएं? तेरा बाजू तो ठीक हो जाए। बस ठीक है मेरा बाजू, 3 हफ्ते तो होने को हैं। ठीक है, मगर ज़ख़म अभी तक कच्चा है, और इस ज़ख़म की वजह से तेरी कारकर्दगी आधे से घट जाएगी। और मीर नियाज खान के ख़िलाफ़ हरकत में आने के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद और फिट हों। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, अपना इरादा बताओ। मेरा इरादा तो ये है कि बतौर मुंशी तुम फसल की कटाई की निगरानी करते हुए अपनी तनख्वाह हलाल करो, जबकि मीर नियाज खान से निपटने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। ये काम तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो, इसलिए ये तेरे ज़िम्मे, और मैं मीर नियाज खान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरता हूँ। चलो छोड़ो फ़िलहाल, इसके ख़िलाफ़ मालूमात हासिल करते हैं, जब तक तुम्हारा बाजू भी मुकम्मल फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं उस पर कच्चा हाथ डालना नहीं चाहता। मंजूर है? मगर उस दिन करम शाह नामी शख्स ने इसके मुतल्लिक तमाम मालूमात दी तो थी, अब और क्या रह गया है? वो सब कुछ भी मुझे याद है, मगर इसके अलावा भी अगर कोई मुफीद मालूमात हासिल हो जाए तो क्या मुज़ायका है? और अमजद ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफाक़ किया। इसके बाद हम मीर नियाज खान को घेरने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर करने लगे। मैं मीर नियाज खान की शक्ल सूरत से नावाकिफ़ था, इसी तरह उसने भी मुझे नहीं देखा हुआ था। कालीवाल का रहमान खेल से टोटल फासला 7 से 8 किलोमीटर था। रहमान खेल से एक कच्चा रास्ता निकलता था, जो 3 किलोमीटर आगे जाकर इस पुख्ता सड़क से मिल जाता था, जो मेन रोड और कालीवाल को आपस में मिलाता है। हम दोनों ने तय किया
कि अगले दिन मैं कालीवाल जाकर मीर नियाज़ खान की हवेली का जायज़ा लेकर आऊँगा। इसके साथ मैं इसके मुतल्लिक भी मालूमात की तस्दीक कर लूँगा जो करम शाह नामी शख्स से हमें हासिल हुई थी। अमजद बड़ी मुश्किल से मेरे अकेले जाने पर राज़ी हुआ था। यार मैं तुझे ही भेजता, लेकिन तुम पश्तो और सराइकी दोनों ज़ुबानों से नावाकिफ़ हो, जबकि इस इलाके में सिर्फ यही दो ज़ुबानें बोली और समझी जाती हैं। ठीक है, लेकिन तुमने अकेले अकेले कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो पहले भी कोई नहीं था। बहरहाल इत्मीनान रखो, मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं। चलो फिर तय हो गया, सुबह आप कालीवाल जाएंगे और मैं चचा फाजल को मिलने के लिए शहर जाऊंगा। बड़ी याद आ रही है भाई चचा की, मैं तंजिया लहजे में बोला और वो शर्मिंदा हंसी हंसकर खामोश रहा। मीर नियाज़ खान कालीवाल की बाअसर शख्सियत थी। मुझे पता था कि कालीवाल में उसके खैरख्वाह बकसरत होंगे। उसके मुतल्लिक मालूमात के हसूल या किसी और कार्रवाई के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत थी। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि इसे पता चले कि मैं उसके ख़िलाफ़ सरगर्म हो चुका हूँ, क्योंकि उसकी और मेरी दुश्मनी की बुनियाद कोई नहीं थी। गो वो एक दफ़ा मेरे ऊपर हमला करा चुका था, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब मिला था, लेकिन इसके बाद उसकी तरफ से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई मेरे खिलाफ ना हुई, जिसका यही मतलब था कि वो अपनी तवानाइयाँ बेफ़ायदा कामों में खर्च नहीं करता। मैं भी चौधरी अकबर के धोखे में उसके आदमियों पर हमला करने का मुर्तकिब हो चुका था, मगर ऐसा सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। अब मुझे कोई ऐसा तरीक़ाकार आज़माने की ज़रूरत थी जिसकी बिना पर मीर नियाज़ खान मुझे चौधरी अकबर के रपोशी के मुकाम के बारे में मालूमात बगैर किसी खून खराबे के फराहम कर देता। रात का बेशतर हिस्सा इसी सोचो विचार में कटा। दिन चढ़े मैं कालीवाल रवाना हो गया। अमजद सुबह सवेरे शहर चला गया था। मैंने टांगा लेने के बजाय पैदल चलने को तरजीह दी थी। क्लोज बट की मशीन गन कंधे से लटका कर ऊपर मैंने हल्की चादर ओढ़ ली थी। अगर मैं चादर ना ओढ़ता तब भी कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि हमारे इलाके में हर दूसरा बंदा हथियार से मुसल्ला दिखाई देता है। लेकिन हथियार को छुपाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो हथियार हमने मीर नियाज़ खान के आदमियों से छीना था, जो मैंने जीरे पहलवान के पास रखवाया हुआ था और शहर से वापस आने के बाद मैंने उससे वापस ले लिया था। कोई भी दुश्मन इस हथियार को पहचान कर मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। वैसे भी हमारे लोग अपने हथियार को अपने बच्चों की तरह पहचानते हैं। मैं जल्द ही मेन रोड और कालीवाल को मिलाने वाली पुख्ता सड़क पर पहुंच गया। वहां से एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर मैं कालीवाल पहुंच गया। कालीवाल आबादी के लिहाज से रहमान खेल से दुगना था। वहां पर घंटा डेढ़ दाएं बाएं फिरने के बाद मुझे काम शुरू करने के लिए मौजूद जगह मिल गई। वो एक छप्पड़ होटल था, जिसके कोने में ज़मीन पर चटाई बिछाकर 10-12 आदमी 2-3 टोलियों में बटे जुआ खेलने में मशगूल थे। मुआशरे में नशेई और जुआरी ऐसा तबका होता है जिसे सिर्फ अपने नशे या जुए से गर्ज होती है और इनसे अपना मतलब निकालना बहुत आसान होता है। सामईन को शायद सरेआम जुआ खेले जाने पर अचंभा हो, मगर गंडापुर मुआशरे की बड़ी खामियों में जुआ और नशा सरे फहरिस्त हैं, और जहाँ तक ताल्लुक़ है पुलिस का, तो उनका मुंह बंद रखने के लिए उनको हड्डी डाल दी जाती है। और वैसे भी हमारे इलाकों में पुलिस का अमल दखल ना होने के बराबर है। मैं भी निस्बतन एक छोटी नज़र आने वाली टोली में बैठ गया। बैनुल अक़वामी सतह पर जुआ खेलने के लिए सबसे ज़्यादा फ्लाश नामी गेम खेली जाती है, मगर हमारे इलाके में इस गेम को इतनी तरजीह नहीं दी जाती और लोग ज़्यादातर रिमी या मंग पत्ता खेलते हैं। उस वक्त भी तमाम लोग इसी गेम से जुआ खेल रहे थे। ये और बात है कि फ़ी बाजी वो 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। मेरा मकसद चूँकि सिर्फ अपने मतलब के बंदे की तलाश थी और वो शख्स मुझे जल्द ही मिल गया। अपनी घड़ी और चादर भी जुए में हार कर वो नहायत परेशानी और अफसोस की हालत में वहाँ से रवाना हुआ था। उसके जगह छोड़ते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ। उस वक्त तक मैं भी 10-12 बाजियाँ हार चुका था, मगर मेरा मतमा नज़र चूँकि कुछ और था, इसलिए मैंने उसकी परवाह नहीं की थी। खेलने वालों ने मेरे उठकर जाने को मेरी हार की वजह समझा। मेरा मतलूबा शख्स नहायत अफसुर्दगी के आलम में सर झुकाए इर्द गिर्द के मनाजर से लाताल्लुक़ चल रहा था। मैंने खामोशी से उसका ताक़ुब जारी रखा। वो शायद अपनी किसी ऐसी ज़रूरत के मुतल्लिक सोच रहा था जिसके पूरा होने का दारोमदार इसके जीतने पर था, मगर वो हार गया था। और ऐसा सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ था। जुआ है ही ऐसी लानत कि इसने कभी किसी को खुशहाली नहीं दी। जीतने की उम्मीद पर इंसान अपने हाथ में मौजूद पैसे से भी हाथ धो बैठता है। मिसल मशहूर है कि जुआ किसी का ना हुआ तो ये मिसल हर जुआरी पर सादक आती है। बाजार से निकलकर जैसे ही वो एक गली में दाखिल हुआ,
मैं रफ्तार तेज़ करते हुए उसके करीब पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मुसाफिर के लिए हाथ उसकी सिमत बढ़ा दिया। सलाम का जवाब गोल करते हुए उसने बेदिली से मेरे हाथ को थाम लिया। आप तो, वो मुझे पहचानता हुआ पश्तो में बोला, और जवाबन मैं उसकी बात काटते हुए पश्तो में ही बोला, बिल्कुल मैं वही हूँ जो आपके साथ ताश खेल रहा था। खैर तो है? उसने परेशानी के आलम में पूछा। इसे शायद ये फिक्र दामने गिर हो गई थी कि मैं कहीं किसी मुतालबे के लिए उसके पीछे ना आया हूँ। हाँ हाँ खैर है, मैंने उसे तसल्ली दी। दरअसल मैं कालीवाल में अजनबी हूँ और एक ख़ास काम के सिलसिले में एक काबिल एतमाद बंदे की ज़रूरत थी। इसके लिए आप मुझे मौजू दिखाई दिए हो। ख़ास काम और मौजू? वो तंज़िया अंदाज में हंसा। बहरहाल बताओ, या नहीं कहीं बैठ कर खाना खाया है? उसके अंदर मौजूद गंडापुरों की अजली मेहमान नवाजी की रग फड़की और उसने पूछा। हालांकि मेरा अंदाज़ा था कि उसके घर में खाने के लिए शायद ही कुछ मौजूद होता, लेकिन मेरा मकसद चूँकि उसे एतमाद में लेकर उससे काम निकलवाना था, इसलिए मैंने इस बात में सर हिला दिया। चलो फिर पहले खाना खा लेते हैं, वहीं पर काम की बातचीत भी हो जाएगी। चलो, मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और हम दोनों उसके घर की सिमत बढ़ गए। 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद हम एक गारे मिट्टी से बने कच्चे मकान के सामने पहुंच गए, जिसकी बगल में एक छोटी सी बैठक भी मौजूद थी। बैठक का दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे वहां बिठाया और ख़ुद घर में घुस गया। इसे घर में गए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अंदर से चीखो पुकार की आवाज़ बुलंद हुई, और इससे पहले कि मुझे शोरो गुल की वजह समझ आती, बैठक का घर की तरफ मौजूद दरवाज़ा धड़ाम से खुला और चादर लपेटे एक औरत अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे वही जुवारी गालियां बकता हुआ बरामद हुआ जिसके साथ मैं यहाँ पहुँचा था। भाईजान आप खफा? जवान औरत ने मेरे सामने पहुंचकर कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले जुवारी ने उसके बाजू को पकड़कर घर की जानिब धकेल दिया। दफ़ा हो जाओ, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो धाड़ा। करूँगी बकवास। वो लड़खड़ाकर संभल गई। घर में सूखी रोटी भी मौजूद नहीं है और जनाब को मेहमान नवाजी की पड़ी है। इतने मेहमान नवाज थे तो कुछ कमा कर लाते ताकि मैं तुझे और तेरे मेहमान दोनों को खिलाती। तेरी तो, वो जुवारी गालियां बकता हुआ उसे मारने के लिए लपका, और मैं जो हैरानी से इस ड्रामे की हकीकत समझने की कोशिश कर रहा था, तड़प कर आगे बढ़ा और इस मुख्तसर वजूद के जुवारी को थाम लिया। आराम से भाई, आराम से, इतना गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, इधर बैठो। मैं इसे ज़बरदस्ती चारपाई पर बिठा कर बोला। मुझे सारी कहानी बताओ, क्यों लड़ रहे हो? मैं बताती हूँ भाईजान। जुवारी के कुछ बोलने से वो औरत पहले बोली, जो गालबन जुवारी की बीवी थी। दूसरा दिन है, घर में चूल्हा नहीं जला है। सुबह मैं अपने भाई से 100 रुपया मांग कर लाई थी। इसको वो पैसे दिए कि सौदा सलफ खरीद लाए, और ये बजाय कोई सामान लाने के खाली हाथ घर तशरीफ़ ले आया है, और अभी आपके खाने का बंदोबस्त करने के लिए मेरी बालियों का मुतालबा कर रहा है। मैं इसे फ़रोख्त करने के लिए बालियाँ दे देती, मगर मुझे पता है इसने इनसे हासिल होने वाली रकम भी जुए में उड़ा देनी है, क्योंकि इससे पहले ये मेरे कंगन, झुमका और नथली बेचकर जुए में उड़ा चुका है। तेरे फ़ायदे के लिए ही खेलता हूँ, अगर जीत जाता तो तुझे सारा जेवर बनवा देता। वो जुआरियों वाली अजली हमाकत से बोला। जुआ और जीत, ये 2 मुतज़ाद अल्फाज हैं। वो हिकमत भरे लहजे में बोली। वैसे भी मुझे तेरे जुए में जीती हुई हराम की कमाई नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है बहन, आप जाएं, अब ये आपसे आपकी बालियों का मुतालबा नहीं करेगा। मैं उनके बीच मुदाखलत करता हुआ बोला। और तुम उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? वो चौंकता हुआ बोला। चलो तो सही। मैं बैठक के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो भी बादल न ख्वास्ता मेरे साथ चल पड़ा। मैंने वहाँ से सीधा बाजार का रुख किया और बाजार पहुंचकर उसके नाना करने के बावजूद आटे की बोरी, घी का टीन, चीनी की बोरी और खाने का काफ़ी सारा सामान खरीदकर एक रेढ़े में डलवा कर उसके घर उठवा कर ले आया। मैं इस साजो सामान के बजाय रकम भी उसके हवाले कर सकता था, मगर मुझे पता था कि उसने वो सारी रकम जुए में उड़ा देनी थी, जबकि इस तरह कम अज़ कम महीना 1.5 महीना उसके घर का चूल्हा तो जल सकता था। उसकी बीवी सामान को देखकर खुश होने के साथ साथ अपने रवैये पर नादम भी नज़र आ रही थी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कौल मशहूर है कि किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, ये ना हो उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। गो मैंने उनकी मदद अपनी गर्ज से की थी, मगर इंसान का नफ्स उसकी मजबूरी में की जाने वाली नेकी को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, और मैं भी एक गुनाहगार इंसान ही तो था। जारी है।